नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह सीख मिलती है कि अगर परेशानी व्यक्ति को घेरे तो अपने दिमाग को वह शांत रखे। शांत दिमाग और फिर शांत दिमाग के असर से परेशानी के आकर्षण में ही समाधान अपने आप चला आता है। इस कहानी में ऐसा कहा गया है, एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो जीवन का सारा भार अब उन्हें खुद ही उठाना पड़ता था। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। घर परिवार में शांति बनी रहे, इसलिए वे चारों भाई, जिनके नाम काया बुद्धि, हस्त बुद्धि, अंगुल बुद्धि और नख बुद्धि थे, वे चारों भाई बड़े ही मिलजुल के रहते थे। काया बुद्धि सबसे बड़ा भाई था और नख बुद्धि सबसे छोटा था। माता पिता के मरने के बाद काया बुद्धि ही अपने तीनों भाइयों का ध्यान रखता था। उन भाइयों के पास खेत भी खूब बड़ा था, गाय भैंस भी थे। गांव में उनका सम्मान भी बहुत था। चारों भाइयों का जीवन बड़े ही आराम से गुजर रहा था। लेकिन एक रात उनके गांव में रहने वाले एक साहूकार के घर में चोरी हो गई। इस चोरी से साहूकार का तो धन ही चोरी हुआ था, लेकिन उन चारों भाइयों के जीवन का आनंद और सम्मान दोनों नष्ट हो गया, क्योंकि उस रात चोरों ने चोरी करके साहूकार का धन इन भाइयों के घर में गाय भैंस के चारे के बीच में छुपा दिया, और यह सोच करके कि जब मौका मिलेगा तो लेकर के चले जाएंगे। चोरी हो जाने पर साहूकार ने इस चोरी की शिकायत राजा से की, तो चोरी की जांच पड़ताल के लिए राजा ने सैनिक भेजे। सैनिकों ने साहूकार के घर के आसपास तलाशी ली, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सैनिकों ने गांव वालों के घर की तलाशी ली, तो इन भाइयों के घर में जो सूखा भूसा था उसमें छिपाकर रखा हुआ धन मिल गया, जिस धन को साहूकार ने पहचान लिया। इसके बाद सैनिक उन चारों भाइयों को पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर चारों भाइयों ने चोरी करने और धन का उनके घर में आने की जानकारी होने से मना कर दिया। तब राजा के सैनिकों ने कहा, इन 4 भाइयों ने ही चोरी की है, वरना साहूकार का धन अपने आप इनके घर में कैसे आ सकता है। सैनिकों की बात सुन करके, उनकी बात मान करके राजा ने चारों भाइयों को कैद में डाल दिया। अब जो 4 भले भाई थे उन लोगों को जेल जाना पड़ा, तो चारों भाई बहुत दुखी थे। लेकिन 2 बड़े भाई काया बुद्धि और हस्त बुद्धि बड़े ही विवेकी निडर थे। उन्होंने हिम्मत से अपने दिमाग का संतुलन को बनाए रखा, मस्तिष्क की शांति को बिगड़ने नहीं दिया, और आपस में बात की कि हमें अपना दिमाग शांत रखना होगा और जेल से छुटकारा पाने का उपाय खोजना होगा, नहीं तो हम पूरा जीवन जेल में ही रहेंगे और हमें अपना खोया हुआ सम्मान भी फिर से प्राप्त करना ही है। विचार ही समाधान के खजाने की चाबी है। विचार करके उन दोनों बड़े भाइयों ने एक उपाय खोजा। वह उपाय था, जेल में रात को उजाला करने के लिए हर कमरे में मशाल जलाई जाती थी। मशाल को जलाने के लिए तिल के तेल का काम लिया जाता था। तो काया बुद्धि उस मशाल से थोड़ा सा तेल कमरे के कोने में, दीवार पर और फर्श पर रोज़ाना गिराया करता था। अगली रात में वह फिर तेल को दीवार और फर्श के अंदर गिराता था, तो दिन भर और रात भर में तेल जो है, दीवार भी तेल पी जाती थी और फर्श के अंदर भी तेल पहुंच जाता था। दोनों भाई, जो बड़े भाई थे काया बुद्धि और हस्त बुद्धि, सैनिकों की नज़र बचा करके रोज़ रात को ऐसा ही करते। जब ऐसा करते हुए 15 रात बीत गई, तो आने वाली रात अमावस वाली रात थी। अमावस वाली रात तो स्वभाव से ही काली होती है। उस रात को जब सैनिक उन भाइयों के कमरे में मशाल जला के गए, तो काया बुद्धि ने उस जलती मशाल से कमरे का वह कोना जो तेल से पूरी तरह भीगा हुआ था, उसमें आग लगा दी। वहाँ पड़ा तिल का तेल दीवार और फर्श के अंदर जा चुका था। गर्मी से वह तेल बाहर को आया, और वह इतने दिनों से हवा लगने के कारण उस तेल में सड़ान भी हो गई थी। इसलिए ऐसा तेल जो कि बहुत धुएं के साथ जलता है, वह तेज धुएं के साथ जलने लगा। थोड़ी ही देर में उस कमरे में धुआं ही धुआं भर गया, और बाहर से कमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि अंदर पूरा धुआं था। तो चारों भाइयों ने बचाओ बचाओ आग लग गई इस प्रकार से हल्ला मचाया। कोई बचाओ आग लग गई इस तरह से ज़ोर ज़ोर चिल्लाना शुरू कर दिया।
आवाज़ सुनकर जेल में पहरा दे रहे सैनिक दौड़कर आए और कमरे का ताला खोल करके जैसे ही अंदर घुसे तो चारों भाई चुपके से बाहर आकर के छुप गए। चारों भाई सैनिकों से छुपते हुए बाहर घने जंगल में आकर पेड़ के पीछे एक एक भाई छुप गया। वह रात अमावस वाली रात थी, इसलिए उनको देखना और खोजना इतना आसान नहीं था। बाहर आकर उन भाइयों ने एक अजीब ही दृश्य देखा। वे देखते हैं कि रात को राजा के महल की दीवार के बाद 10 लोग छुप करके बैठे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। थोड़ी ही देर में 2 आदमी महल की दीवार कूदकर अंदर चले जाते हैं। चारों भाई तुरंत समझ गए कि ये लोग राजा के महल में चोरी करने आए हैं और जो 2 आदमी अंदर गए हैं वे बाहर आकर के बताएंगे, तब बाकी लोग भी अंदर चले जाएंगे और फिर चोरी करके भाग जाएंगे। अब क्योंकि हम चारों भाई जेल से भागे हैं और हमारे ऊपर चोरी का ही इल्ज़ाम लगा है, तो फिर सारा शक हमारे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आज ही हम जेल से भागे हैं और आज ही राजमहल में चोरी होगी, तो अपना और ज़्यादा बुरा समय आएगा। ऐसा देख करके चारों भाई डर गए। लेकिन दोनों बड़े भाई, जिनका नाम काया बुद्धि और हस्त बुद्धि था, उन्होंने साहस और हिम्मत से काम लिया, अपने दिमाग को शांत किया, फिर विचार किया और इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की एक योजना बनाई, जिससे राजा के महल में चोरी भी ना हो और चारों भाइयों पे लगा हुआ चोरी का इल्ज़ाम भी धुल जाए और इसके बाद में सम्मान का जीवन मिले। उन्होंने एक दूसरे योजना को सफल बनाने के लिए बातचीत की और योजना को अंतिम रूप दे दिया। अब अमावस वाली रात एक काली रात है, उसका फ़ायदा उठा करके चोर भी अंदर घूमे जो घुस करके गए और ये चारों भाई भी दूसरी तरफ से दीवार को कूदकर महल में पहुंच गए। वहाँ उनको 2 चोर जो मौका मुआयना करने आए थे दिखाई देते हैं, तो अपनी बनाई हुई योजना के हिसाब से 2 भाई काया बुद्धि और हस्त बुद्धि उन दोनों चोरों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग भी महल में चोरी करने आए हैं, हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर चोरी करेंगे तो पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। तुम लोग हमें भी अपना साथी बना लो, जैसा ठीक समझो उतना हिस्सा हमें दे देना। दोनों चोरों को बात ठीक लगी। वे जाकर के बाहर बैठे अपने साथियों को भी बुला लाए। फिर उन 10 चोरों के साथ दोनों भाई महल के खजाने की तरफ चले गए और चोरी करने के बाद वे चोर और वे दोनों भाई खजाने के बाहर आ गए। अपने 2 बड़े भाइयों के साथ अंगुल बुद्धि और नख बुद्धि भी छुप छुप करके चल रहे थे। वे दोनों छोटे भाइयों ने अपने आप को उन चोरों से बचाया हुआ था। वे केवल इसलिए कि आगे की योजना के हिसाब से काया बुद्धि ने मौका देख करके राजा के दादा का जो शाही मुकुट था चुपचाप अपने छोटे भाई नख बुद्धि को दे दिया। वह नख बुद्धि उस मुकुट को लेकर के दौड़ता हुआ चुपचाप रानी के कमरे के बाहर जाकर के छुप गया। थोड़ी ही देर में अंगुल बुद्धि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सारे चोर घबरा जाते हैं। इतने में राजा के सैनिक वहाँ आ गए। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो जो चोर थे वे भी घबरा गए। अब क्योंकि काया बुद्धि और हस्त बुद्धि तो उनके भाई थे और योजना को समझ रहे थे, इसलिए वे बिल्कुल ही चुप रहे। आवाज़ सुन करके राजा के सैनिक वहाँ आ गए और इतने में राजा के सैनिक जब वहाँ आ गए तो चोरों के साथ उन तीनों भाइयों को भी कैद कर लिया। चोर चोर का शोर सुन करके राजा अपने कमरे के बाहर आ गया और रानी भी जल्दी से अपने कमरे के बाहर निकल करके आई। जैसे ही रानी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर गई, नख बुद्धि जो सबसे छोटा भाई था रानी के कमरे के बाहर रानी के निकलने का इंतज़ार कर रहा था। तुरंत उस राजा के दादा का जो शाही मुकुट था उसको लेकर के कमरे में घुस जाता है और राजा के दादा का जो शाही मुकुट था उसको रानी के कपड़ों में छुपा करके रख देता है और बाहर आकर के सैनिकों से खुद को ही पकड़वा देता है कि मैं भी इनका भाई हूँ। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि कल सुबह इन सभी को मेरे सामने पेश करो और सूची भी बना करके लाओ कि क्या क्या चोरी हुआ है। अगले दिन राजा के सामने चारों भाई उन 10 चोरों को 14 लोगों को पेश किया जाता है। तो राजा को पता चलता है कि कल रात को ये चारों भाई जेल से भागे थे और कल ही रात को ये चारों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। फिर राजा उन भाइयों से कहता है कि एक आखिरी मौका देता हूँ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो सबसे बड़ा भाई काया बुद्धि कहता है, ना तो हमने पहले चोरी की थी, ना ही कल रात चोरी की है। हम जेल से भागे ज़रूर हैं, लेकिन इन चोरों का साथ हमने केवल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ही दिया है। जिस तरह हमारे घर से साहूकार का धन मिलने से हम चोर हो जाते हैं,
उसी तरह अगर रानी के कमरे में कल रात चोरी किया हुआ सामान मिलता है तो रानी को भी इस चोरी में हमारा साथी माना जाना चाहिए। इतने में छोटा भाई नखबुंदी, जो कि सबसे छोटा था, वह बहुत ही चपलता से बोला, राजा जी, आप अपनी रानी के कमरे की तलाशी क्यों नहीं लेते? अगर चोरी का सामान रानी के कमरे में मिलता है तो रानी को भी वही सज़ा दीजिए जो हमें दी थी। मजबूरी में राजा ने खुद ही रानी के कमरे की तलाशी ली तो रानी के कपड़ों में उसके दादा का पुश्तैनी शाही मुकुट मिला और चोरी हुए सामान की सूची से मिलाए जाने पर वह शाही मुकुट बीती रात ही चोरी हुआ था। रानी को भी अब ले जा कर के चोरों के साथ में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन राजा कुछ बोलता इससे पहले ही काया बुद्धि ने कहा, राजा जी, रानी ने चोरी नहीं की है, हमने ही मौका देख करके चुपके से ये मुकुट रानी के कमरे में छिपाया था। रानी हम चोरों के साथ में शामिल नहीं है। इन 10 चोरों के साथ में न तो हम शामिल हैं न रानी शामिल है। इसके बारे में रानी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह साहूकार का धन जब हमारे घर में किसने छुपाया और कब छुपाया हमें भी नहीं मालूम था। इसके बाद राजा उन चारों भाइयों की बुद्धि की प्रशंसा करता है और उन्हें इनाम देकर सम्मानित करके घर जाने की इजाज़त देता है और बाकी चोरों को कड़ी सज़ा देता है। ऐसा बिल्कुल सही है कि विपरीत परिस्थितियां केवल मस्तिष्क को ही शून्य बनाती हैं। यदि परेशानी में दिमाग को शांत रखा जाए तो समाधान भी स्वयं आकर्षित होकर के खुद चला आता है। इसके बाद में सम्मान पाकर के चारों भाई अपने घर को चले गए। यह जो कथा आपने सुनी, यह केवल इस मॉरल है। इसका अर्थ निष्कर्ष यही निकलता है, शिक्षा यही निकलती है कि विपरीत परिस्थितियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती हैं, केवल आदमी के मस्तिष्क को शून्य बनाती हैं। विपरीत परिस्थितियां सफल होने के लिए आदमी के मस्तिष्क को अगर शून्य ना बनाए तो परिस्थितियों को पता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क से हमारा समाधान निकाल ही लेगा। इसलिए परिस्थितियां कहीं आक्रमण नहीं करती, मस्तिष्क पर आक्रमण करती हैं। व्यक्ति डर करके विचार शून्य हो जाता है। यदि परेशानी में अपने दिमाग को शांत रखा जाए तो समाधान परेशानी से ही स्वयं आकर्षित होकर के चला आता है। यह कथन विशेष रूप से बहुत सी कथाओं के अंदर उपनिषदों में सनातन विचारों में मिलता है। ये वहीं से ये लिया गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, घर में छोटे बच्चों से इसके ऊपर बात कीजिए और इस कहानी को आप अपने लोगों तक शेयर कीजिए। आपने जो अपने बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने का, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।